रीबर्थ ऑफ लव इन नॉवल वर्ल्ड। एपिसोड 3। राही अभी अपनी ही उधेड़बुन में होती है कि तभी सामने किसी को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब आगे जंगल के बीच बनी एक काली गुफा के तहखाने में एक औरत जिसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी भी काफी मैली थी, उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उस औरत को बहुत टॉर्चर किया गया है और वो कई महीनों से नहाई भी नहीं है। उसके हाथ और पैरों को लकड़ी की बेड़ियों से जकड़ा गया था। वो अपने हाथ में ली हुई एक नुकीली चीज से उस गुफा के तहखाने की दीवार पर कुछ लिख रही थी और खुद में ही बदबदाए जा रही थी। उसके बदबदाने की हल्की सी आवाज आ रही थी जो कह रही थी, मैं तुम लोगों को उस तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। वो तुम हैवानों की पहुंच से बहुत दूर है। उसकी रक्षा वो कर रहा है, उसके रहते तुम लोग उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। मुझ पता है जब मेरी बेटी का काबिल बन जाएगी तो वो मुझे बचाना जरूर आएगी। यही सब बदबदाते हुए वो औरत दीवार पर कुछ लिखे जा रही थी। गगन की कंपनी में राही जब सामने देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है चूंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि निधान खड़ा था, जिन्हें देख उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है। हालांकि उसे अपने प्लान पर इतना यकीन नहीं था कि वो सफल होगा या नहीं, पर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने वो प्लान एग्जीक्यूट करना ही पड़ा। जब राही ने निधान को वहां देखा तो उन सुरक्षा गार्ड के हाथ से छुटकर सीधे निधान के पास जाकर उसके गले लग जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और जब तक कोई समझ पाता है तब तक राही निधान की बाहों में थी। निधान खुद राही के इस एक्शन से हैरान था। राही, डार्लिंग, आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। निधान, डार्लिंग, ये कब हुआ? माना कि मैं तुम्हारा डार्लिंग बनना चाहता था, पर मैं कब बना? हालांकि निधान बहुत कंफ्यूज था, पर यह भाव उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। राही ने निधान को कुछ भी रिएक्ट नहीं करता देख धीरे से उसके कान में कहा, राही प्लीज मिस्टर अग्निहोत्री, बस इस बार और मेरी मदद कर दीजिए। राही की रिक्वेस्ट सुनकर निधान अपने होश में आकर वापस से उसको गले लगा के कहता है, निधान बेबी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो, वरना मैं तुम्हें बता कर आता है। गगन, जो कि निधान को अपने केबिन से बाहर आता देख उसे अपने ऑफिस के बाहर के सिचुएशन के बारे में समझाने वाला ही था कि वो राही को निधान के गले लगे देख शौक में ही चला गया था, और बाहर भी और जो लोग वो भी काफी शौक थे, चूंकि हर कोई जानता था कि निधान अग्निहोत्री कितना सख्त और निर्दयी व्यक्ति है। अक्षय, जो कि निधान के बगल में ही खड़ा था, वो तो सबसे ज्यादा शौक थे चूंकि उसने राही का निधान से मदद मांगना देख लिया था। और उसके लिए सबसे ज्यादा शौकन बात यह थी कि जो इंसान किसी का छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एक अनजान लड़की को न केवल खुद को छूने दे रहा है लेकिन उसकी मदद भी कर रहा है। राही जब निधान से अलग होती है तो वो उसके हाथ पकड़कर बच्चों की तरह मुंह बनाकर प्यार से कहती है, राही डार्लिंग, मुझे यकीन है जैसा कि आपने यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो देख और समझ लिया होगा, तो आप ही बताएं क्या ऐसे इंसान के साथ आपको कोई बिजनेस डील करनी चाहिए? निधान राही के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बिल्कुल नहीं मेरी जान। और फिर गगन की तरफ मुड़ते हुए, निधान, मिस्टर गगन अग्निहोत्री, तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बिजनेस डील करने से पहले तुम्हें अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा सुधारनी चाहिए? फिर अपनी आंखों में चश्मा पहनते हुए बड़ी ही स्टाइल में कहता है, आइंदा से मुझसे बिजनेस डील करने से पहले अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा जरूर सुधारनी चाहिए। इतना कहकर वो राही का हाथ पकड़कर जाने को होता है कि फिर थोड़ा रुक कर कहता है, और हाँ, आइंदा से किसी लड़की के यहाँ शादी के प्रस्ताव भेजने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। इतना कहकर निधान राही को लेकर वहां से चला जाता है और गगन बस अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर रह जाता है। निधान के पीछे पीछे अक्षय भी कंपनी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो अब तक अपने बॉस की हरकत से परेशान था। राही भी निधान की इस हरकत से परेशान थी। उसे नहीं लगा था कि निधान इतनी आसानी से अपने बिजनेस डील कैंसिल करके उसका साथ देगा। कंपनी से बाहर आकर निधान का हाथ छोड़कर अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है। निधान को राही का ऐसा अपने हाथ से हाथ हटाना पसंद तो नहीं आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। अक्षय उन दोनों की बीच की स्थिति को समझकर कार पार्किंग से बाहर निकलने के बहाने वहां से चला गया। राही जब नॉर्मल हुई तो वो निधान की तरफ देखते हुए उसका थैंक यू करते हुए कहती है, राही, मिस्टर निधान, थैंक यू सो मच दोबारा मेरी मदद करने के लिए। निधान अपनी एक बहुत ऊपर उठते हुए, दोबारा? राही खिचकते हुए, एक बार आपने मुझे कार एक्सीडेंट में भी बचाया था।
निधान अपने चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन लाते हुए, तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंसान में ही था? राही स्मार्टली निधान की बात का जवाब देते हुए, मुझे नहीं लगता मिस्टर निधान कि आपको इस बारे में नहीं पता चला होगा कि आपकी कोई जानकारी निकल रही है। और वैसे भी मैं अगर किसी के फीचर्स एक बार देख लूं तो मैं आसानी से नहीं भूल सकती, फिर मैं खुद को बचाने वाले इंसान को कैसे भूल सकती हूं? राही की बात सुनकर निधान मन ही मन मुस्कुराता है और खुद से कहता है, दिलचस्प। फिर निधान खुद से ही कहता है, निधान चांद, तुम कहती हो कि तुम किसी के फीचर आसानी से नहीं भूलती, तो तुम मेरे बारे में कैसे भूल सकती हो? राही निधान के सामने हाथ हिलाते हुए, मिस्टर निधान आप किस ख्याल में गुम हो गए? निधान, तुम मुझे केवल निधान बुला सकती हो वरना मिस राही। जब आप मुझे मिस्टर निधान कहती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे काफी बड़ा और बूढ़ा हूं। ये बात निधान ने राही के ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कही थी। राही, जो कि निधान के ऐसे उसके ऊपर झुकने से थोड़े पीछे हट गई थी, वो निधान को इतने पास से देखकर मन ही मन कहती है, राही वैसे कुछ भी कहो, ये है काफी हैंडसम। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इस उपन्यास की दुनिया के खलनायक थे। राही को कहीं खोया देख निधान उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता है तो राही वापस अपने होश में आकर कहती है, राही हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको केवल निधान कहूंगी और हाँ आप भी मुझे केवल राही कहकर ही बुलाएं। निधान, हम। इतना कहकर निधान वापस राही की आंखों में खो जाता है। राही और निधान अभी एकदम दूसरे में खोए ही हुए थे कि तभी अक्षय वहां निधान की कार लेकर आ जाता है और उन्हें वापस होश में लाने के लिए वो हॉर्न बजाता है। अचानक से हॉर्न बजाने से राही और निधान, जो एक दूसरे में खोए हुए थे, वो अपने होश में आते हैं और राही, जो कि निधान के उसके ऊपर झुकने की वजह से खुद से थोड़े पीछे झुकी होती है, वो गिरने ही वाली होती है कि तभी निधान झट से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाता है। वही अक्षय की तो ये सब देखकर आंखें ही बाहर आने को हो गई थी। अक्षय मन ही मन खुद से कहता है, अक्षय आज बॉस को क्या हो गया है जो वो किसी लड़की को एक बार नहीं बार बार उसे खुद को टच करने दे रहे हैं और खुद भी उससे टच कर रहे हैं। फिर खुद में ही शॉक होकर, क्या मेरे बॉस को इस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है? फिर अपने सर पर चपत मारकर, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। ऐसा सोचकर अक्षय अपनी आंखें मलता है ताकि उसके सामने का नजारा बदल जाए और जब वो सामने देखता है तो उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल चुका था। चूंकि अब निधान अक्षय को गुस्से से घूर रहा था, चूंकि वो अभी तक रही थी और बात करना चाहता था, पर अक्षय के आने की वजह से उसका वो मौका जो चला गया था। वही निधन को खुद की तरफ से इतने गुस्से से देखता देख अक्षय अपने गले से सूखा भूत उतरते हुए खुद से ही कहता है, अक्षय नहीं बेटा अक्षय, तेरे बॉस को सच में प्यार ही हो गया है और तूने जो उनका स्पेशल मोमेंट खराब किया है ना, अब ये जल्लाद उसका बदला तुझसे जरूर लेगा। क्या करूं सोच अक्षय, कुछ सोच कि तुझे ये डेविल बख्श दे। कि तभी राही को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो कार से बाहर निकलकर निदान के लिए कार का दरवाजा खोलता है और उसके बाद राही की तरफ देखते हुए कहता है, अक्षय मिस राही, आपको देखकर लगता है कि आप अपनी कार नहीं लाए हैं और मौसम भी काफी गर्म है, तो आप चाहे तो बॉस के साथ चल सकती हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे। राही मना करने वाली ही होती है कि तभी निदान भी कहता है, निधान अक्षय सही कह रहा है, वैसे भी इतने गर्म मौसम में शायद ही कोई कैब आपको मिलेगी, इसलिए इससे बेहतर होगा कि आप मेरे साथ ही चलें। निधान के इतने आग्रह करने पर राही मान जाती है। जब अक्षय निधान की तरफ फिर से देखता है तो वह ये देखकर राहत की सांस लेता है कि निधान का मूड अब ठीक है। राही जब कार में बैठी है तो निधान अपना लैपटॉप लेकर ऐसा दिखावा करता है जैसे वह अपने लैपटॉप में काम कर रहा है, पर असल में तो वह अपनी तिरछी निगाहों से बार बार राही को देख रहा था, जो कार की खिड़की से बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठाने में व्यस्त थी। मल्होत्रा मैंशन। निधान की कार आकर राही के मैंशन के बाहर रुकती है, तो राही निधान से भी जिद करती है कि वो उसके साथ मैंशन के अंदर चले, चूंकि उसके माता पिता भी उसकी जान बचाने वाले से मिलना चाहते हैं। पहले तो निधान नहीं माना, पर राही के बहुत जिद करने पर आखिर उसने हार मान ही ली। निधान का फैसला सुनकर अक्षय झट से बोला, अक्षय बॉस आपकी मीटिंग। निधान सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो। निधान अक्षय की बात पूरी होने से पहले ही बोला और फिर वो राही के साथ मल्होत्रा मैंशन के अंदर चला गया। जैसा ही राही निधान को लेकर अंदर आए, उसे हर्षवर्धन जी लिविंग रूम में ही बैठे दिखाई दिए, जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। उन्होंने अभी अपना कॉल कट ही किया था कि तभी राही झट से जाकर उनके गले लगते हुए कहती है, राही डैड देखिए, मैं किसी को आपसे मिलाने लाई हूं।
हर्षवर्धन जी जब सामने देखते हैं तो अपने सामने निधान को देखकर मानो उनकी हंसी उनके चेहरे पर जम ही जाती है। वहीं निधान भी जब हर्षवर्धन जी को देखता है तो उसके भाव और आभा दोनों ही डार्क हो जाते हैं। राही अभी अपने डैड से बात ही कर रही है कि तभी प्रगति जी लिविंग रूम में आकर राही को देखकर उसका कान पकड़ते हुए कहती है, प्रगति जी ये लड़की भी ना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे गर्म मौसम में घर से बाहर मत जाया कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है ना। राही अब तुम चुपचाप घर में बैठोगी और तुम्हें अब किसी भी पार्टी में और किसी भी दोस्त से मिलने नहीं दूंगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ कहाँ फिरती रहती है। वही राही दर्द की एक्टिंग करते हुए प्रगति जी से कहती है, राही आहा माँ आप क्या कर रही हो, प्लीज मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्रगति जी अपने में ही बुदबुदाते हुए ही राही का कान छोड़ देती है और जब वो सामने देखती है तो सामने निधन को देखकर एक बार फिर से राही की तरफ से मुंह करते हुए उसकी बलाई लेते हुए कहती है, प्रगति जी हाय मेरी बच्ची, मुझे पता था कि मेरी बच्ची को उस छछूंदर गगन से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था तुझे लाखों में एक राजकुमार मिलेगा। राही जो अपनी माँ की बात सुनकर दोनों को कंफ्यूज और शॉक लगा, इससे पहले कि वह प्रगति जी को कुछ समझाती, उससे पहले ही वह राही को ले जाकर निधान के बगल में खड़े करते हुए उन दोनों की बलाई लेते हुए कहती है, प्रगति जी भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। और फिर अपनी एक भरोसेमंद मेड को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे शीला जाओ जल्दी से मीठा लेकर आओ, अरे पहली बार हमारा दामाद हमारा घर आया है तो हम उसका ऐसा रूखा सूखा स्वागत थोड़ा ना करेंगे। प्रगति जी की बात सुनकर शीला भी खुशी खुशी जी मेम साहब कहकर मिठाई लाने चली जाती है। राही जो अब तक निराश हो चुकी थी वो अपनी माँ को समझते हुए साइड ले जाकर कहती है, राही माँ आप गलत समझ रही है, वो मेरा प्रेमी नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने मुझे कार एक्सीडेंट में बचाया था और आज भी उस गगन की कंपनी में बचाया था। प्रगति जी थोड़ी शर्मिंदा होते हुए, अच्छा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। राही आपने मुझे बताने कहा दिया माँ। प्रगति जी अच्छा वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये गगन की कंपनी में तुम क्या करने गई थी। राही नजरें चुराते हुए, वो माँ। प्रगति जी अपनी कमर पर दोनों हाथ रख राही को देखते हुए थम। राही वो ऐसा हुआ कि, और फिर ऐसे ही राही ने प्रगति जी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद प्रगति जी राही से कहती है, प्रगति जी बिल्कुल सही किया तूने, उस जैसे इंसान के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। ऐसा कहते हुए प्रगति जी ने राही को गले लगा लिया, फिर उससे अलग होते हुए वो आगे कहती है, प्रगति जी अब तो मुझे ये लड़का तेरे लिए और भी ज्यादा पसंद है और मुझे यकीन है जरूर वो तुझे कहीं ना कहीं पसंद करता है, तभी तो उसने आज भी तेरी मदद की। ये सुनकर तो राही ने अपना सर ही पीट लिया। वही प्रगति जी अपनी चमकती आंखों से अपने होने वाले दामाद को देखती है तो वो शौक होकर कहती है, प्रगति जी अरे दामाद जी कहाँ गए। उनकी बात पर राही भी जब सामने देखती है तो निधान को ना पाकर कहती है, राही डैड भी नहीं दिख रहे हैं क्या, वो दोनों साथ में है। वही जब राही और प्रगति जी आपस में बात करने साइड में चली गई थी तो निधान हर्षवर्धन जी के सामने जाकर खड़े होकर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, निधान अपनी कोल्ड वॉइस में, मिस्टर हर्षवर्धन मल्होत्रा आखिर करके मैंने अपनी चांद को ढूंढ ही लिया। कहा था ना, भले ही आप किसी और दुनिया में ही मेरी चांद को क्यों ना ले जाए, मैं उसे वहां भी ढूंढते हुए पहुंच ही जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी निधान को एक नजर देखकर कहते हैं, हर्षवर्धन जी दीवारों के भी कान होते हैं तो बेहतर होगा कि हम ये बात कहीं और चलकर करें। ये कहकर वो निधान को अपने पीछे आने का इशारा करते हैं तो निधान भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। स्टडी रूम में हर्षवर्धन जी अपने सामने बैठे निधान को, जो कि उन्होंने ही अपनी ठंडी आंखों से देखा था, उसे देखते हुए एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, हर्षवर्धन जी मुझे पता है कि मैंने तुमसे दूर करके गलत किया है, पर तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके ऊपर कितना खतरा है और इसी खतरे के चलते 1 महीने पहले उसका कार एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उससे असली दुनिया से निकालकर तुम्हारी माँ की दुनिया में लाना पड़ा। अगर मैं उस दुनिया में रहती तो मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, पर जब तक वो यहाँ है सिस्टम उसे सेफ रखेगा और तुम्हें भी। वैसे भी मुझे खबर मिली थी कि तुम भी इस दुनिया में कैसे आ गए, इसलिए मुझे उससे सेफ करने का यही तरीका सबसे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है कि तुम्हारी यादें अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं, इसलिए जब तक तुम्हारी सारी यादें वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा यहाँ इस दुनिया में रहना ही सर्वश्रेष्ठ है।
हर्षवर्धन जी की बातें सुनने के बाद निधान कुछ सोचकर कहते हैं, निधान, आपने भले ही मुझे ये समझा दिया हो कि आप चांद को इस दुनिया में लाए, पर फिर भी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं अपने चांद को खुद सुरक्षित रख सकता हूं। निधान की बात सुनकर हर्षवर्धन जी भी हल्के गुस्से में बोले, हर्षवर्धन जी, अच्छा, और कैसे करोगे अपनी चांद को प्रोटेक्ट, चूंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां ही नहीं हैं। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर निधान चुप हो गया और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, निधान, भले ही मेरे पास मेरी शक्तियां न हो, लेकिन फिर भी मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूं। हर्षवर्धन जी मुंह फेरते हुए, मैं अपनी बेटी के हाथ ऐसे किसी इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसे प्रोटेक्ट न कर सके। निधान अपनी कुर्सी से उठकर टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए, भूल मत जाना, मेरी चांद आपकी जैविक बेटी नहीं है, उसके असली पिता मेरे। हर्षवर्धन जी निधान की बात बीच में काटते हुए उसी के अंदाज में अपनी कुर्सी से खड़े होकर टेबल पर हाथ पटकते हुए, भले ही वो मेरी असली बेटी ना हो, पर मैंने उसे पाला है, इसलिए मेरा भी उतना ही हक है जितना कि उसके असली पिता का। निधान एक गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है, मैं समझ गया कि आप नहीं मानेंगे। फिर वो अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराने लगते हैं। पर तब क्या होगा जब आपकी बेटी खुद मुझसे दूर न जा पाए चाहकर भी। मैं आपको चुनौती देता हूं ससुर जी की भले मेरी चांद को कुछ याद न हो, पर 1 हफ्ते के अंदर मेरी चांद दोबारा मुझसे प्यार करने लगेगी। वो भी इतना कि वो मुझसे चाह कर भी दूर नहीं जा पाएगी। फिर अपने मन में ही बोला, और मैं उसे खुद से कभी दूर जाने भी नहीं दूंगा। हर्षवर्धन जी निधान की बात सुनकर उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए बोले, हर्षवर्धन जी, ठीक है, हो गया, चैलेंज स्वीकार किए जाते हैं। आखिर में भी तो देखो, जब मेरी बेटी को कुछ याद नहीं है तब भी तुम उसे अपने प्यार में कैसे डालोगे, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। निधान एटीट्यूड से अपने ब्लेजर झड़ते हुए सीधे खड़े होकर अपनी उसी चिर परिचित शैतान मुस्कान लिए कहता है, ससुर जी, बस आप देखते जाइए कि आपकी बेटी को 1 हफ्ते के अंदर कैसे अपना बनाता हूं। इतना कहकर निधान हर्षवर्धन जी के स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही हर्षवर्धन जी मुस्कुराकर खुद से ही कहते हैं, हर्षवर्धन जी, हाँ हाँ हाँ, ये आज भी नहीं बदला, आज भी ये उतना ही जिद्दी है। फिर कुछ गंभीर होकर कहते हैं, मुझे पता है तुम ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए राही का तुम्हारे साथ रहना ही सही है। और वैसे भी अगर तुम दोनों को अपनी यादें और पावर्स वापस पानी है तो तुम दोनों को खुद ही खोजना होगा। वैसे भी जितना तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहोगे उतनी ही तुम दोनों के पहले जैसे होने की संभावना बढ़ेगी। इतना कहकर वह भी स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं। जब निधान वापस लिविंग रूम में आता है तो वो देखता है कि वो खड़ी है, उसका इंतजार कर रही है, और प्रगति जी वहां नहीं है तो वो भी राही की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जब निधान वापस लिविंग रूम में आता है तो वो भी उसकी ओर बढ़ जाती है। निधान के पास पहुंचकर राही कहती है, राही, क्या आप पापा के साथ गए थे? कहीं उन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? आप दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? उसके इतने सारे सवाल सुनकर निधान मुस्कुराता है और उसके बिल्कुल करीब खड़े होते हुए कहते हैं, निधान, रिलैक्स रिलैक्स, उन्होंने मुझसे कुछ गलत नहीं कहा, वो बस मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, इसलिए उनके साथ स्टडी रूम में गया था। उसकी बात सुनकर राही चैन की सांस लेते हुए कहती है, राही, ओह अच्छा। अपनी ही उधेड़बुन में घूम राही ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि निधान अभी उसके एकदम करीब खड़े होकर उसके ही खूबसूरत चेहरे को निहारने में खोया हुआ है। जब हर्षवर्धन जी लिविंग रूम में आए तो वो राही को निधन के इतने करीब खड़े देखकर कहते हैं, हर्षवर्धन जी, कमाल है, मेरा होने वाला दामाद तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकला, जो मेरी बेटी इसके साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। फिर वो खुद के सर पर चपत मारकर खुद को समझते हुए कहते हैं, क्या कर रहा हर्षवर्धन, तुझे इतनी जल्दी पिघलना नहीं है, वरना तेरे ही दामाद के सामने तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचते हुए हर्षवर्धन जी खुद को कड़क मिजाज दिखाते हुए राही को आवाज लगाते हैं, हर्षवर्धन जी, राही। जब राही अपने पिता की इतनी कड़क आवाज सुनती है तो वो हर्षवर्धन जी को देखते हुए कहती है, राही जी, डैड। पर जब वो हर्षवर्धन जी की तरफ देखती है तो वो पाती है कि वो कहीं और देख रहे हैं। राही जब उनकी नजरों का पीछा करती है तो वो निधान को खुद के इतने करीब खड़ा करती है और उसे खोया देखकर वो चौंक जाती है और घबरा कर पीछे हटने लगती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने को ही होती है कि तभी निधान उसे कमर से थामकर नीचे गिरने से बचाता है, और जब वो राही को खींचकर खड़ा करता है तो राही के हाथ उसके सीने पर आ जाते हैं और वो निधान के और पास आ जाती है।
वही ये सब देखकर हर्षवर्धन जी तो अपना सर ही पीट लेते हैं। हर्षवर्धन जी खुद से ही कहते हैं, हर्षवर्धन जी ये लड़की भी न कभी नहीं सुधर सकती है, इसे जो भी कहो ये उसका उल्टा ही करती है। वही राही तो निधान के इतने करीब खड़े होकर बस यही सोच रही थी कि राही हाय ये कितने हैंडसम हैं, मुझे नहीं पता था कि उपन्यास के खलनायक भी इतने हैंडसम होते हैं, मैं तो फालतू में ही सोचती थी कि हीरो हैंडसम होते हैं, पर यहाँ तो इस उपन्यास में खलनायक भी कितना हॉट है। फिर अपने आप को ख्यालों से जगाते हुए कहते हैं, राही क्या कर रही है, तू अपने ख्यालों से बाहर निकल। निधान तो राही को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था मानो उसे पता हो कि राही क्या सोच रही है। और ये सच भी था, जितना राही खुद को निधान के करीब कंफर्टेबल कर रही थी उतना ही निधान का दिल चमक रहा था। जिस वजह से उसके दिल से एक बैंगनी ऊर्जा निकल रही थी, जिस वजह से निधान को माइंड रीडिंग पावर मिली थी, जिस वजह से वो किसी का भी माइंड रीडिंग कर सकता था, बस उसके लिए जरूरी था कि वो उस इंसान को टच करे। राही अभी निधान से बिल्कुल सटकर खड़ी है, जिस वजह से वो पर्पल एनर्जी किसी ने भी नहीं देखी थी। हर्षवर्धन जी जब देखते हैं कि राही और निधान फिर से एक दूसरे में खो गए हैं तो वो राही के पास जाकर उसको निधान से अलग करते हुए कहते हैं, हर्षवर्धन जी राही बेटा तुम्हारे गेस्ट को ऑफिस भी जाना है तो चलो उन्हें विदा करो। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर राही को थोड़ा बुरा तो लगता है, चूंकि वो निधान के साथ थोड़ी और देर रहना चाहती थी। वहीं निधान को भी राही का हर्षवर्धन जी के द्वारा खुद से ऐसा खींचा जाना पसंद तो नहीं आया, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। राही फिर ओके डैड कहकर निधान को गेट तक सी ऑफ करने जाती है। जब राही निधान को सी ऑफ कर रही होती है कि तभी उसे निधान की रिंग के बारे में याद आता है जो अभी उसके पास ही थी। इसलिए वो निधान को रोकते हुए कहती है, राही 1 मिनट। निधान राही के रोकने पर निधान उसकी तरफ पलट गया है तो वो देखता है कि राही उसकी वो खानदानी रिंग जो राही के पास छूट गई थी वो उसे लौटा रही है। तो निधान उस रिंग को लेने से मना करते हुए कहता है, निधान राही तुम्हें मेरी अंगूठी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। राही भ्रमित होते हुए, पर ये अंगूठी तो आपकी खानदानी अंगूठी है ना, तो फिर इसको मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ। निधान शरारती मुस्कान के साथ, तो मैंने कब कहा कि तुम इस अंगूठी को ऐसे ही रख लो। राही और भी ज्यादा भ्रमित होते हुए, तो फिर निधान राही के कान के पास आकर हल्की सरगोशी करते हुए कहते हैं, तुम मुझसे शादी करके इस अंगूठी को अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हो। राही आश्चर्यचकित होते हुए, पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं और मैं आपसे शादी क्यों करूं। निधान सोचने की एक्टिंग करते हुए, हम ये तो टेंशन वाली बात हो गई, पर कोई नहीं, इसका भी समाधान है मेरे पास। राही क्या। निधान तुम्हारे पहला सवाल कि क्यों मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो उसका जवाब है मुझे तुम पसंद हो। राही हैरानी भरे भाव के साथ, क्या ये कब हुआ। निधान एक हल्की मुस्कान के साथ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी। तुम इसे ऐसे कह सकती हो कि मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है। फिर निधान राही के बिल्कुल पास खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, निधान मुझे तुम्हारे जवाब की जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम मुझे 2 दिन बाद तक जवाब दे सकते हो। अगर तब भी तुम मेरे बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते हो तो तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा जवाब ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना कहकर निधान राही के गालों पर अपने होंठों को फेरकर अपनी कार की तरफ चला जाता है। राही जो निधान की बात सुनकर पहले ही शौक में थी, वो निधान के इस तरह उसके गालों पर होंठ फेरने से और भी शौक हो जाती है। और इसने पहले ही वो निधान को किसी तरह का जवाब दे पाती, उससे पहले ही निधान अपनी कार की तरफ जा चुका था। राही निधान की कार को अपने मेंशन से जाता देख अपने गालों पर हाथ रख खुद से ही कहती है, राही इनके दिमाग में क्या कोई खराबी है, पहली ही औपचारिक मुलाकात में कौन प्रपोज करता है, या फिर ये ऐसे ही हर किसी को प्रपोज करते हैं। राही ये सोच ही रही है कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है जो कह रहा था, सिस्टम नहीं मिस राही, आप पहली हैं जिसे उन्होंने प्रपोज किया है और शायद आखिरी भी। फिर उत्साहित होते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें उनका प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए, चूंकि वो तुम्हें सच में पसंद करता है। सिस्टम की बात पर राही घर के अंदर जाते हुए कहती है, चलती है गंभीर तरीके से, मिस्टर एस तुम्हें क्या लगता है किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार करना इतना आसान होता है। बिल्कुल नहीं, पहले मैं उनका चरित्र जांचूंगी, उनके बारे में हर एक विवरण जांचूंगी, और साथ ही ये भी देखूंगी कि क्या मैं उनको सच में पसंद करती हूँ या फिर ये बस मेरा आकर्षण है, फिर जाके मैं उनका प्रपोजल स्वीकार करूंगी, वरना नहीं।
गगन की कंपनी में गगन का ऑफिस। जब से गगन को राही और निधान के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तब से वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने ऑफिस को पूरा अस्तव्यस्त कर दिया था। और अब वो अपने ऑफिस के बीचों बीच खड़े होकर गुस्से में हाफ रहा था कि तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ रही है जो कि उसे ही बुला रही थी। गगन बेबी बेबी तुम कहाँ हो? ये आवाज सुनकर गगन जो अभी तक गुस्से में हाफ रहा था वो अपने आप को नॉर्मल करके पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की दिखने में नॉर्मल थी पर उसने बहुत भारी मेकअप किया था। उसने एक लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि गगन की लव पूजा थी। पूजा के चेहरे को देखकर ही ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक बहुत चालाक किस्म की लड़की है। पर फिलहाल तो वो गगन के ऑफिस का हाल देखकर बहुत शॉक थी चूंकि गगन ने गुस्से में अपने ऑफिस में रखी सारी चीज तोड़फोड़ डाली थी। जब गगन पूजा को देखता है तो उसके चेहरे से गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो पूजा की फिक्र करते हुए उसके पास जाकर पूजा को कंधे से पकड़ते हुए कहता है, गगन पूजा डार्लिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें आराम करना चाहिए। पूजा चिढ़ते हुए, ओह प्लीज बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेशेंट नहीं जो मैं दिन भर आराम करती रही। फिर बड़े प्यार से गगन से लिपटे हुए बड़ी अदा से अपने चेहरे पर ढेर सारी नकली मासूमियत लाते हुए कहती है, अच्छा बेबी ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ क्यों मचाई है, क्या कुछ हुआ है? हल्की पूजा को इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी कि गगन के ऑफिस में क्या हुआ, तभी तो वो गगन की नजरों में एक केयरिंग पार्टनर का रोल करने आई थी। पर फिर भी वो दिखी ऐसी रही थी जैसे उसे कुछ पता न हो। गगन जब पूजा की खुद के लिए फिक्र दिखती है तो वो बड़े प्यार से पूजा का चेहरा थमकर कहता है, गगन ओ डार्लिंग तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। इतना कहकर वो उसे सब कुछ बता देता है जो आज उसके ऑफिस में हुआ था। सारी बात सुनकर पूजा अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, पूजा बेबी जहां तक मुझे पता है तो तुम्हारे अंकल एक ठंडे दिल वाले इंसान हैं और उनका कोई प्रेमी कभी नहीं रही है। और साथ ही तुम्हारा रिश्ता भी तुम्हारे अंकल के साथ कुछ खास अच्छा नहीं है। तो गगन जिज्ञासु होकर तो पूजा अपनी बात पूरी करते हुए, तो हो सकता है कि वो उस राही मल्होत्रा को पहले से जानती हो और उन्हें तुम्हारी कंपनी में कोई निवेश न करने का बहाना चाहिए हो। शायद इसीलिए उसने तुम्हारे सामने उस राही मल्होत्रा को अपने प्रेमी घोषित किया हो। गगन उसकी बात पर गौर फरमाते हुए, तुमने सही कहा, ऐसा ही हुआ होगा। पूजा मेरे पास एक प्लान है, अगर ये सब उनकी एक्टिंग है होगी तो ये सच सबके सामने आ जाएगा और अगर सच होगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर वो गगन के कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक घिनौनी हंसी तैर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक गोदाम के एक रूम में वही जोकर का मुखौटा पहना हुआ इंसान उस कमरे में बैठा हुआ अपने सामने चल रही तस्वीरों को देख रहा था, जहां कुछ लोग जिन्होंने बॉडीगार्ड की तरह कपड़े पहने हुए थे वो एक साथ कई लड़कियों को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उस गोदाम के अंदर ला रहे थे। उन लड़कियों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी उम्र यही कोई 16 से 20 साल के बीच की होगी। और उन बॉडीगार्ड को देखकर भी ये साफ पता लगाया जा सकता था कि ये लोग लड़कियां की तस्करी करते हैं। वो जोकर मास्क वाला इंसान ये सब देखकर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ मिस्टर एडी उर्फ निधान अग्निहोत्री, बहुत शौक है ना तुम्हें गरीबों का मसीहा बनने का। तो मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इन लड़कियों को बचाओगे। अगर तुमने 2 दिन के अंदर इन लड़कियों को नहीं ढूंढा तो बेचारी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगी। ऊप्स में तो भूल ही गया, मुंह तो तब दिखाएगी ना जब ये इस देश में रहेगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसता है। उसकी वो डरावनी हंसी उस अंधेरे कमरे को और डरावना बना रही थी। वही अग्निहोत्री विला में निधान अभी अपने स्टडी रूम में बैठा अपने ऑफिस का कुछ काम पूरा कर रहा था, तभी उसके पास उसके असिस्टेंट अक्षय का कॉल आता है। जब निधान उसका कॉल उठाकर हेलो कहता है तो उधर से अक्षय कुछ कहता है, जिससे सुनकर निधान के चेहरे का भाव एकदम गहरा हो जाता है और वो गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में लगभग कुर्सी से खड़े होते हुए कहते हैं, निधान जब ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ गए थे ब्लडी इडियट? फिर वो अपने माथे को रगड़ते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम ये सब कैसे करोगे, पर कहीं से भी उन सबको ढूंढो, चेतावनी में खुद तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। इतना कहकर निधान गुस्से में कॉल कट कर देता है। मल्होत्रा मैंशन, राही का कमरा। राही अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हाथों में तकिया थामे बैठी हुई निधान और उसके प्रपोजल के बारे में ही सोच रही थी।
निधान का उसके चेहरे पर प्यार से होठों को फेरना और उसके कानों में हल्के से सरगोशी करना। यही सब याद करते हुए राही के चेहरे पर हल्का सा शर्माना और एक प्यारी सी मुस्कान थी कि तभी वो आईने में खुद को देखती है और अपने चेहरे पर शर्माना और इतनी बड़ी मुस्कान देखकर राही खुद को ही समझते हुए कहती है। राही खुद के गाल थपथपाते हुए, राही तू पागल हो गई है क्या? तू ये क्या सोच रही है और तुझे उनका तेरे पास आना इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या तू भी उनको पसंद करती है? पर तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू और वो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, तू उनको पसंद नहीं कर सकती, तुझे ये हक कभी था ही नहीं। भूल मत जाना कि तेरा बस एक ही मिशन है, सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करना और अपनी दुनिया में वापस लौटना। तुझे उनसे प्यार करने का कोई हक नहीं है रही, चूंकि ये तेरी असली दुनिया नहीं है। राही अभी मिरर में खुद को देखकर यही सब सोचते हुए उदास हो रही थी कि तभी उसके सिस्टम की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कह रही थी। सिस्टम, मिस राही, मुझे पता है कि आप किस दुविधा में हैं और सच कहूं तो मेरे पास आपकी इस टेंशन का समाधान है। उसकी बात सुनकर राही तुरंत सिस्टम से पूछती है, राही क्या? सिस्टम आगे कहता है, सिस्टम, राही आप भूल मत जाओ कि आप किसी और दुनिया से यहाँ आए हैं और यहाँ इस दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग आपके असली दुनिया की तरह ही दिखते हैं, है ना? राही, हाँ तो। सिस्टम, तो तुम खुद ही सोचो कि ये सब संयोग तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से उपन्यास की दुनिया भी आपकी वास्तविक दुनिया से संबंधित होगी, तभी तो ज्यादा लोग और चीज यहाँ भी वही होगी। राही परेशान होकर, तो सिस्टम, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मिस्टर निधन अग्निहोत्री भी कहीं ना कहीं आपकी दुनिया से ही होंगे। ऐसे में अगर आप उनके सच में ऐसा करती हैं या उनसे शादी करती हैं तो इससे आपकी वास्तविक दुनिया में जाने की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि वह भी आपकी दुनिया से ही संबंधित है। ये सब राही की आंखें चमक उठती हैं और वह उत्साहित हो जाती हैं। राही सच फिर हल्का मौज मस्ती करके कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम सिर्फ अपना मिशन पूरा करने और मुझे दिलासा देने के लिए कह रहे हो? सिस्टम, नहीं माना कि मैं सिर्फ एक सिस्टम हूं, पर फिर भी मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मुझमें भी इमोशन है और मैं आपके इमोशन को भी फील कर सकता हूं, इसलिए मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए कभी भी किसी के इमोशन को अपनी ढाल नहीं बनाता हूं। और मैं इस बात के लिए भी 100% श्योर हूं कि मिस्टर निधान अग्निहोत्री आपकी दुनिया से ही है। हाँ, ये हो सकता है कि उस दुनिया में उनका नाम, शोहरत कुछ और हो पर चेहरा वही होगा। चूंकि इस दुनिया में आने वाले इंसान का चेहरा और परिवार कभी भी नहीं बदलता है। राही जब ये सुनती है कि सिस्टम के अंदर भी इमोशन है और वो उसके इमोशन को महसूस कर सकते हैं तो सुनकर राही काफी बाल होते हैं। इसलिए वो सिस्टम से उत्सुक होकर तुरंत पूछती है, राही मिस्टर, क्या आप जानते हैं कि आपने किसे बनाया है और कैसे बनाया है? इस पर सिस्टम कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, सिस्टम, सॉरी राही, पर आपने अभी तक इतने भी टास्क पूरे नहीं किए हैं कि आपको ये सब कुछ बताया जाए। और इतना कहकर सिस्टम गायब हो जाता है, मानो उसे डर हो कि कहीं रही हो उसे कुछ और भी ना पूछ ले। सिस्टम का ये जवाब सुनकर रही है तो मुंह ही बन जाता है, पर फिर ये याद करके कि निधान भी उसकी दुनिया से ही है, बस हो सकता है कि उसका नाम अलग हो। ये याद आते ही रहती है, खुशी से अपने बिस्तर पर ही बहुत लगती है। और फिर वो एकदम से बिस्तर पर सीधे बैठे हुए कुछ सोचने लगती है, मानो किसी बात को कंफर्म करना चाहती हो। फिर वो खुद से ही मन कहती है, तो क्या मुझे निधान को देखकर ऐसा इसलिए लगता है कि मैं उससे जानती हूं चूंकि मैं उससे सच में जानती हूं? ये सोचते ही राही के चेहरे पर शौक वाली अभिव्यक्ति आ जाती है। हवा महल में वही लाल रंग के ओवरकोट वाला इंसान उस हवा महल के उस आलीशान लिविंग रूम के सोफे पर बैठे आपने उस नीले क्रिस्टल बॉल में राही को ही देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छा जाती है और फिर वो खुद से ही कहता है, अभी तक तो राजा ने रानी को पाने के लिए कदम उठाए हैं, पर अब रानी की बारी है कि वो खुद के और अपने राजा के अतीत को जाने। ये सब कहते कहते उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है, पर उसकी मुस्कान में कोई कमी नहीं था। 2 दिन बाद अग्निहोत्री कॉरपोरेशन निधान के ऑफिस में अक्षय निधान के सामने खड़े होकर उसे उन गायब हुई लड़कियों की डिटेल देते हुए कहते हैं, अक्षय बॉस, हमने उन सभी लड़कियों को ढूंढ लिया था जिन्होंने किडनैप किया था। पर निधान एक भौं उठाते हुए, पर अक्षय, पर बॉस, इस मिशन में हमारे 3 साथी बॉडीगार्ड मारे गए हैं जो सबके पीछे अपराधियों को ढूंढने में लगे हुए थे। और निधान अक्षय को घूरते हुए, और
अक्षय घबराते हुए, और जिसने भी उन लड़कियों को किडनैप किया था उस इंसान ने एक जोकर के मुखौटे के साथ आपके लिए मैसेज भेजा है जिसमें उसने कहा है कि। निधान चिढ़कर चिल्लाते हुए कि। अक्षय डरते हुए एक ही सांस में कहता है, आप जिस काम को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं वो उसे कभी पूरा नहीं होने देगा। और साथ ही वो आपको और आपकी चांद को कभी एक नहीं होने देगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। और हाँ, आप अपना पूरा प्रयास कर ले पर आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आपको उसे ढूंढने की कोशिश बेकार है। अक्षय की बात सुनकर निधन गुस्से में उबलते हुए कहते हैं, निधान आखिर कौन है ये जिसकी अपनी मौत की इतनी जल्दी है, जो खुद वुल्फ डीमन से भिड़ने चला आया। फिर अक्षय की तरफ देखते हुए कहते हैं, अक्षय कुछ भी करो, अपनी टीम के बेस्ट सर्चेस को इस काम पर लगाओ, अगर वो भी काम ना आए तो भेड़िया सर्चेस को काम पर लगाओ। पर मुझे वो इंसान जिंदा चाहिए क्योंकि उसके चांद के बारे में पता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी चांद किसी भी खतरे में पड़े। अक्षय निधान की बात सुनकर उससे ठीक है बॉस कहकर जाने ही वाला होता है कि तभी निधान उसे रोकते हुए कहते हैं, निधान, और हाँ, चांद के पीछे अपने वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स लगा दो, चूंकि उस इंसान को चांद के बारे में भी पता चल चुका है। और साथ ही साथ उन बॉडीगार्ड्स का अंतिम संस्कार भी कर देना चाहिए जिनकी उस मिशन में जान गई है। और उनके परिवार वालों को मुआवजा भी देना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर निधान फिर से अपने काम में लग जाता है और अक्षय भी निधान को ग्रीट करके उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। निधान ने अभी अपना काम शुरू ही किया है कि तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है। तो निधान फाइल में ही अपने नजरें गड़ाए हुए कहते हैं, निधान कम इन। निधान के आवाज लगाने पर एक कर्मचारी अंदर आता है और कहता है, बॉस मिस राही मल्होत्रा आपसे मिलने आई है और वो कह रही है कि आप उन्हें जानते हैं। किसी का निधान अग्निहोत्री को जानने को दावा करना कोई छोटी बात नहीं थी। चूंकि सब निधान के स्वभाव को जानते थे, ऐसे में कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे में किसी का ये दावा करना कि वो निधान को जानता है कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए जब राही ने रिसेप्शनिस्ट से ये बात कही तो रिसेप्शनिस्ट ने कोई एक्शन लेने से पहले इस बात को कंफर्म करना सही समझा। चूंकि अगर उसके सामने खड़ी लड़की सच में उनके बॉस को जानती हुई और उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसकी डेड बॉडी भी किसी को नसीब नहीं होगी। जब निधान ने ये सुना कि राही उससे मिलने आए हैं तो खुशी से उसकी आंखों में 440 वॉट की चमक आ गई और वो तुरंत अपने सामने खड़े कर्मचारी से बड़ी से मुस्कुराहट करते हुए बोला, उसे अंदर आने दो। वही वो कर्मचारी जो निधान को मुस्कुराता देखकर शॉक में चला गया था, वो तुरंत अपने होश में आते हुए निधान की बात पर हाँ बॉस बोलकर उसके केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद निधान के केबिन के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो निधान, जो राही के आने की खबर सुनकर कैबिन के दरवाजे की तरफ पलके बिछाए देख रहा था, वो तुरंत कम इन कहता है। उसके कहते ही राही उसके ऑफिस के अंदर आती है। उसने आज एक नीले रंग का ट्यूब टॉप, उसके ऊपर एक सफेद जैकेट और सफेद रंग की शॉर्ट पैंट पहनी थी और हाथों में एक मैचिंग पर्स लिया था। और साथ ही उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई थी जिसमें उसके बेबी किड स्टाइल के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी आईज काजल से सनी हुई थी और उसने अपने चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस अपने होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। पर इतने में ही राही बला की खूबसूरत लग रही थी। निधान ने जब उसे इस लुक में देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, पर फिर तभी उसे याद आया कि उसने राही को 2 दिन का वक्त दिया था अपने प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए। तो हो सकता है कि वो उसी बात का जवाब देने के लिए उससे मिलने आए हो। इसीलिए निधान ने राही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निधान कहिए राही, आपका मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ? क्या आपने मेरे प्रपोजल का जवाब सोच लिया है? राही किचकिचाते हुए थोड़ी टेंशन के साथ कहा, हाँ निधान, पर उससे पहले मुझे आपकी एक मदद चाहिए। निधान आश्चर्यचकित होते हुए, हेल्प? तुम्हें मुझसे कैसी हेल्प चाहिए? इतना कहकर निधान राही को बैठने का इशारा करता है। राही परेशान होकर निधान की डेस्क के सामने लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, निधान दरअसल हुआ ये कि जब से गगन ने मुझे तुम्हारे साथ देखा है तो उसे इस बात पर संदेह है कि मैं तुम्हारी प्रेमी हूं। इसलिए उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए मेरे डैड को गलत साबित करके हमारी लोनावला की फैक्ट्री को सीज करवा दिया है। और यहां तक होता तो भी डैड संभाल लेते हैं, पर जब से मेरे डैड के खिलाफ ये अफवाह फैली है कि मेरे डैड अपनी फैक्ट्री में कोई घोटाला कर रहे हैं, जिस वजह से डैड को बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है और कोई भी उनके साथ बिजनेस डील करने को राजी नहीं हो रहा है।
निधान अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखते हुए पूछते हैं, तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस डील साइन करूं? दरअसल निधान 2 दिन से उन लड़कियों को किडनैप करने वालों को ढूंढने में लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान राही की कंपनी की तरफ गया ही नहीं, वरना अब तक तो ये समस्या भी हल हो चुकी होती। राही निधान की बात सुनकर कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड की मदद करो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ये सब अपनी कंपनी को नुकसान में रखकर करो। अगर तुम्हें निधान उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, इससे मेरी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारे डैड की मदद जरूर करूंगा। राही मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच निधान, मुझे पता था कि कोई मेरी मदद करे या ना करे पर तुम मेरी मदद जरूर करोगे। इतना कहकर राही निधान के ऑफिस से जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी निधान के केबिन का दरवाजा बजता है। तो निधान कम इन कहता है। उसकी आवाज सुनकर निधान के केबिन में उसकी सेक्रेटरी लिंडा एंटर करती है। एक लड़की को निधान के केबिन में देखकर राही की आंखें सिकुड़ जाती है और वो घूरकर उस लड़की को देखने लगती है। वहीं निधान की सेक्रेटरी राही को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट निधान के पास जाकर उसको फाइल दिखाकर उससे कुछ बात करने लगती है। दरअसल लिंडा ने राही को देखा ही नहीं था कि चूंकि उसका पूरा ध्यान तो अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल पर था। लिंडा निधान की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी थी। लिंडा ऑफिस के कामों में ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के कामों में भी उसकी मदद करती थी। लिंडा जब 15 साल की थी तो उसके अंकल ने उसे किसी को बेच दिया था, तब निधान ने ही लिंडा को बचाया था। तब से ही लिंडा निधान के साथ थी। निधान भी उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट किया करता था, इसलिए लिंडा भी उसे अपना भाई ही मानती थी। लिंडा दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। वो दिखने में कुछ विदेशी लड़की की तरह थी, पर असल में वो भारतीय ही थी। असल में लिंडा की माँ एक विदेशी थी और उसके पिता भारतीय थे। लिंडा ने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। उसने एक सफेद रंग की शर्ट और गुलाबी रंग की स्कर्ट पहन रखी थी, पर उसमें भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। हालांकि वो राही जितनी खूबसूरत नहीं थी, पर दूसरी लड़कियों से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। राही जब लिंडा को जलन भरी नजरों से देख रही थी, तब निधान ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। तभी निधान के दिमाग में कुछ आता है, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक वाली शैतानी मुस्कान आती है। और वो भी फिर राही से ध्यान हटाकर लिंडा की बातों को सुनते हुए ऐसा दिखावा करने लगता है जैसे राही वहां पर हो ही ना। राही जब देखती है कि निधान का ध्यान उसके ऊपर नहीं है और वो और लिंडा कितने करीब होकर बात कर रहे हैं, तो राही के तन बदन में आग लग जाती है और वो निधान को घूरने लगती है। कुछ समय बाद लिंडा जब निधान से बातें करके ऑफिस से बाहर चली जाती है, तो राही निधान के पास जाकर गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, राही, मिस्टर निधान अग्निहोत्री, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक फीमेल सेक्रेटरी नियुक्त करने की? आप तो कहते हैं कि मैं पहली हूं जिसे आपने प्रपोज किया है, तो फिर ये सब क्या है? निधान सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए अपनी कुर्सी से उठते हुए कहते हैं, अरे राही, तुम अभी तक घर नहीं गई, मुझे तो लगा तुम अपने घर चली गई होगी। राही नाराज होकर निधान की कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, आपका ध्यान मुझ पर क्यों जाएगा, आप तो उस लड़की के साथ बिजी हो जाएंगे। अपना चेहरा रोने जैसा बनाते हुए, आपने तो एक बार मुझे ठीक से देखा तक नहीं कि मैं कैसी लग रही हूं। पता है मैं कितनी मेहनत से तैयार होकर आई थी, सिर्फ आपके लिए। राही की बात सुनकर और हरकतें देखकर निधान को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपना चेहरा एकदम सीरियस करते हुए कहता है, निधान, पर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी 2 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक तुमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, अदरवाइज तुम मुझे रिप्लाई दे चुकी होती। निधान की बात सुनकर राही रोते हुए निधान की सीने पर मुके बरसाते हुए हिचकी लेते हुए कहती है, राही, क्योंकि मैं प्यार करती हूं आपसे, इसलिए आपको इस तरह से किसी और के साथ नहीं देख सकती। फिर निधान की सीने पर अपना सर रखते हुए कहते हैं, और मैंने आपके प्रपोजल का जवाब नहीं दिया था क्योंकि मेरी कंपनी में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं चल रही थीं, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे में मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करूं तो आपको ये लगे कि मैं आपका फायदा उठा रही हूं। भले ही निधान ने राही को चिढ़ाने के लिए ये सब किया था, पर फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि राही इतनी जल्दी उसकी बातों में आ जाएगी और उससे अपना लव कन्फेस कर देगी। इसलिए जब राही ने निधान से अचानक अपना प्यार कबूल किया तो कुछ देर तक निधान को कुछ समझ ही नहीं आया और वो अपने जगह पर ही जम गया। पर फिर राही ने जब निधान को गले लगाया तो वो अपने होश में आया और जब उसे समझ में आया कि राही ने उसे अपना प्यार कबूल किया है,
तो निधान तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान एकदम प्योर थी, इसमें ना ही उसका गुस्सा था और ना ही उसकी चालाकी थी। राही की बात सुनकर निधान उससे वापस से गले लगाते हुए उसी प्योर मुस्कान के साथ कहता है, निधान आई लव यू टू मेरी चांद, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूलकर किसी और को पसंद कर सकता हूं। निधान की बात सुनकर राही सूबकते हुए कहती है, राही तो फिर आप उससे इतना चिपक कर क्यों बात कर रहे थे। निधान जल्दी हुए, अरे मेरी प्यारी चांद, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरा उसके साथ कुछ हो सकता है, वैसे भी मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूं। इतना कहकर उसने राही को लिंडा के बारे में सब कुछ बता दिया। राही ने जब लिंडा के बारे में सुना तो वो अपना सर हिलाने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया, जिससे वो निधान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए कहती है, राही इसका मतलब आपने ये सब जानबूझकर किया। राही की बात सुनकर निधान इधर उधर देखने लगता है। फिर वो निधान के कंधे पर अपने हाथों से पंच मारते हुए कहती है, हे आप बहुत गंदे हैं, मुझे पता है ये सब आपने इसलिए किया चूंकि आपको पता था कि मैं आपको किसी और के करीब नहीं देख सकता। राही के उसके कंधे पर इस तरह मारने से निधान हंसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, निधान अरे चांद, अगर मैं तुम्हें चिढ़ाता नहीं तो तुम मुझसे अपना प्यार कबूल कैसे करती, ऐसे में मैं हमेशा के लिए सिंगल ही रह जाता। उसकी बात सुनकर राही अपना मुंह फुला लेती है, पर फिर वो निधान की बात पर ध्यान देते हुए उसकी बाहों से अपने सर को निकालकर निधान को देखते हुए कहते हैं, राही भ्रमित होकर, एक मिनट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मुझे हमेशा चांद कहकर क्यों बुलाते हैं, और मुझे आपका टच भी बहुत परिचित लगता है। फिर सरप्राइज होते हुए कहती हैं, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं। उसकी बात सुनकर निधान एक तक उसकी आंखों में देखने लगता है और कुछ पल शांत रहने के बाद वो उसकी आंखों को किस करते हुए कहता है, निधान मेरे लिए तुम हमेशा मेरी चांद ही रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें चांद बुलाता हूँ। और रही बात तुम्हें पहले से जानने की, तो तुम हमेशा से मेरी थी हो और रहोगी, मैं किसी भी जन्म में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, शायद इसीलिए मैं तुम्हें जाना पहचाना लगता हूँ। निधान जब ये सब बोल रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। निधान की बात सुनकर राही को लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए वह इस बात को अभी के लिए अनदेखा कर देती है और निधान से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री महल में उस शानदार मैंशन के लिविंग रूम में दो एक ही उम्र के लोग एक दूसरे के बाल पकड़े हुए आपस में झगड़ रहे थे। उसमें एक लड़का था और एक लड़की, दोनों की उम्र 21 साल थी। लड़का जिसका नाम अंश था वह उस लड़की के जो उसकी बहन अंशिका थी उसके बाल पकड़े हुए कहता है, अंश देख चिपकली, चुपचाप मेरे बाल छोड़ दे, इससे पहले कि मैं तुझे गजा कर दूं। अंशिका तू क्या मुझे गजा करेगा, उससे पहले मैं ही तेरे बाल नोचकर तुझे गजा कर दूंगी। इतना कहकर वो फिर से अंश के बाल खींचने लगती है तो अंश जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। अंश एक्टिंग करते हुए, माँ देखो आपकी सुशील, संस्कारी और भोली बेटी पर चुड़ैल चढ़ गई है, तभी तो आज मेरे सुंदर बालों को खींचकर निकालना चाहती है। अंश के आवाज लगाने पर एक 43 साल की औरत लिविंग रूम में आती ही उस औरत ने एक खूबसूरत सी साटन की साड़ी पहनी हुई थी और बालों का सादा लेकिन फैंसी बन बनाया हुआ था। वो औरत दिखने में 30-35 साल की ही लगती थी। वो लिविंग रूम में आकर अंश और अंशिका के कान पकड़ते हुए कहती है, अंशी तुम लोगों को मैंने कितनी बार समझाया है कि ऐसी बचकानी हरकतें मत करो, अरे अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, पर तुम लोगों के कान में मेरी बात जाती ही नहीं है। उनकी बात सुनकर अंश और अंशी बच्चों की तरह मुंह बनते हुए एक साथ कहते हैं, माँ ये दोनों कोई और नहीं बल्कि निधन के चचेरे छोटे भाई बहन हैं। दोनों दिखने में बहुत क्यूट है और फनी भी।